हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर घटना चक्र, दृष्टि, करंट अफेयर्स जो ईयरली है उसको कवर अप कर रहे हैं। पीडीएफ यहाँ पर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा यहाँ पर पर्पस है उसकी समरी को पढ़ाना, ताकि कम समय में आप इस बुक को कई बार रिवाइज कर पाओ। तो हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इसे कब, कहाँ और किसने लॉन्च किया। दूसरी बात ये कि इसकी घोषणा कब की गई थी। अगर बात करें कि इसको कब, कहां और किसने लॉन्च किया, तो नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया 17 सितंबर 2023 को, विश्वकर्मा जयंती नई दिल्ली में। ठीक है, विश्वकर्मा जयंती पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी घोषणा कब और किसने की थी, तो नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह जब हो रहा था, उनका जो संबोधन था देश के लिए, उस टाइम पर इस योजना की घोषणा की गई थी। विश्वकर्मा वर्ग की बात करें तो इसमें लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार ये सब सम्मिलित रहते हैं। योजना की अवधि 5 साल की है, वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 27-28 तक। इस योजना की टैगलाइन की बात करें तो सम्मान, समर्थ, समृद्धि, ये इस योजना की टैगलाइन है और ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यानी कि इसके लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आगे बात करें कि इस योजना हेतु प्रारंभिक जो वित्तीय परिव्यय है या फिर प्रारंभिक जो पैसा खर्च करा गया, जो प्रावधान है, वो 13,000 करोड़ रुपए का है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। यह योजना निम्न मंत्रालयों के द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। इसमें आपका एमएसएमई मंत्रालय है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई, जो कि आपका नोडल मंत्रालय होगा इस योजना के लिए। दूसरा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। और तीसरे की बात करें तो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग जो है वो इसके अंदर तीसरा ऐसा मंत्रालय रहेगा जो इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। आगे बात करते हैं। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अब ये व्यवसाय कौन कौन से हैं? एक है आपका ये बढ़ई, ठीक है। इसके अलावा नाव निर्माता हो गए, अस्त्र निर्माता हो गए, लोहार हो गए, हथौड़ा एवं टूलकिट निर्माता हो गए, ताला बनाने वाले हो गए, स्वर्णकार हो गए, कुम्हार हो गए, मूर्तिकार हो गए, मोची हो गए, राजमिस्त्री हो गए, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता हो गए, जूट बुनकर हैं, गुड़िया एवं खिलौना निर्माता जो कि पारंपरिक हैं, ऐसे नहीं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बना रहे हैं, गुड़िया या फिर खिलौने, उनकी बात नहीं है। इसके अलावा नाई है, माला बनाने वाला है, धोबी है, दर्जी है, मछली पकड़ने का जो जाल है वो जाल बुनने वाला इसमें सम्मिलित रहेगा। मतलब ये जो 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं उसमें, अब ये 18 के 18 आपको याद नहीं रखने, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ याद रखनी है वो बताता चलूँगा। फिर भी मैंने कोशिश करी है इसमें वो सारे पॉइंट कवर अप हो जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इफ़ इन केस वर्स्ट सिनेरियो में आपसे पूछ ही लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो कारीगर हैं और जो शिल्पकार हैं, इनको विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के सभी लाभों को प्राप्त करने में मतलब पात्र बनाना है। ठीक है, प्राप्त करने में पात्र बनाना, ये एक इसका उद्देश्य है। विश्वकर्माओं के कौशल को निखारने के लिए उनके कौशल उन्नयन करना उनका, और उन्हें प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर प्रोवाइड कराना। यानी कि जो विश्वकर्मा हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराने की बात करी गई है और उनका जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी किया जाएगा। इसके अलावा विश्वकर्माओं के रूप में उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी ताकि जितने भी बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के वो सारे उनको प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनकी क्षमता एवं उत्पादकता के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और बढ़ाने के लिए बेहतर और अत्याधुनिक उपकरण तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन सा विश्वकर्मा योजना के संबंध में सही नहीं है। एक में आपको कोर फैक्ट होगा, लाइक इसको कब लॉन्च किया गया, तो 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है कि इस योजना के तहत निम्न मतलब जो केंद्र सरकार है वो वित्तीय सहायता दे रही है या नहीं दे रही है, या फिर मतलब राज्य सरकारें भी इसमें वित्तीय सहायता दे रही हैं, या फिर उनका स्किल डेवलपमेंट की बात इसमें कही गई है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी हमने 3 पॉइंट देखे इसके उद्देश्य से रिलेटेड। पहली बात तो इसके अंदर बात करी गई है, हाँ,
सो पहली बात तो ये है कि जितने विश्वकर्मा हैं, कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, इनको विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। दूसरी बात, इनका जो कौशल विकास है, मतलब इनका जो स्किल डेवलपमेंट है वो किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उन प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा और उसके लिए बेहतर और अत्याधुनिक उपकरणों से उन्हें लैस किया जाएगा, उन तक पहुंच उनकी बनाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रोवाइड किया जाएगा और विश्वकर्मा आईडी कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक प्रमाण पत्र भी प्रोवाइड किया जाएगा विश्वकर्माओं को और एक आईडी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, ये जो प्रमाण पत्र है ये किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा। अभी जो पहला हमने इसका उद्देश्य देखा था, इसमें बात करी गई थी कि जितने भी ये कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, इनको जो है विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्राप्त होगी, मान्यता दी जाएगी ताकि वो इस स्कीम के सारे जो बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठा पाएँ। सो वो कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट से ही उन्हें विश्वकर्मा के रूप में मान्यता मिलेगी और उसे योजना के सभी लाभों हेतु पात्र बनाया जाएगा। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को कोलेट्रल मुक्त एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता, मतलब एक तरीके का क्रेडिट भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा जो कि वित्तीय सहायता के रूप में होगा। और इसके लिए यहाँ पर बात करी गई है कि 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की तक की पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक की दूसरी किस्त जो है उसको ऋण सहायता प्राप्त की जाएगी। मतलब 5%, ये आपको याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में 1 लाख रुपए, और जो दूसरी बात करी गई है कि 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त भी प्रोवाइड की जाएगी। और अगला पॉइंट है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। सो ये सब कुछ था आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रथम ABDM माइक्रोसाइट के बारे में। सो अगला जो आर्टिकल है हमारा, इसमें बात करी जा रही है प्रथम ABDM माइक्रोसाइट की। अब ये ABDM का मतलब क्या है? इसका मतलब है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट्स, 100 माइक्रोसाइट्स इनको स्थापित करने की इसके अंदर योजना है। ठीक है। सो पहली कहाँ पर करी गई? पहली करी गई आइजोल मिजोरम में, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा करी गई। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत इसको जो है स्थापित किया गया। कहाँ पर, या फिर लॉन्च किया गया कहाँ पर? आइजोल मिजोरम में। और मिजोरम ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसने ABDM माइक्रोसाइट को स्थापित करा है। मिजोरम ने आइजोल में ABDM माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन, इसको इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। सो ये यूथ फॉर एक्शन का नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि इसके तहत इस क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों और प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं को ABDM सक्षम बनाया जाएगा। अब ये ABDM सक्षम का मतलब क्या है? देखो, जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसमें आप डिजिटल जो ये वर्ड देख रहे हो, दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनोवेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मतलब इंटरनेट का यूज़ करना और टेली कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर मतलब इससे युक्त कोई माइक्रोसाइट है तब वो आपका इसके अंदर सम्मिलित होगी। और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब ये भी हो गया कि जो पेमेंट करें वो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर पाएँ, और मतलब उनका एक कोई आई कार्ड इस तरीके का बन जाए, इसको स्वाइप कराएं और काम हो जाए। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इन माइक्रोसाइट्स पर अवेलेबल रहेंगी। ABDM के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट उन लघु और मध्यम स्तरीय क्लिनिकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों जिसमें सामान्यतः 10 से कम बिस्तर हों, प्रयोगशालाओं, फार्मेसी और स्वास्थ्य सेवाओं का एक समूह है जो ABDM सक्षम है और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। सो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि ABDM माइक्रोसाइट है क्या। पहली आइजोल मिजोरम में इसको स्टार्ट किया गया है, जो अभी हमने देखा, और इसके लिए इसने जो मिजोरम में यूथ फॉर एक्शन, इसको इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में जो है चुना है। ठीक है, उसको नियुक्त किया है। आगे बात करें हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो इसको कब लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 27 सितंबर 2021 को।
प्रारंभिक बजट और अवधि की बात करें तो 1600 करोड़ रुपए और 5 वर्ष की अवधि के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ में। ये जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी यानी कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो वो क्या है, आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। आगे बात करें एबीडीएम के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के व्यापक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स के विचार को परिकल्पित किया और इसी के द्वारा ये 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना को लॉन्च किया गया है एबीडीएम यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इसमें यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022। सबसे पहली बात कि किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो जैसा आप देख रहे हो स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर क्लियरली ऑप्शन में से चुन सकते हैं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्मार्ट विकास को बढ़ावा देने वाले शहरों, परियोजनाओं और नवाचारी विचार का मतलब है इनोवेटिव थॉट्स, इसको पुरस्कृत करने के लिए इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया गया था। पहले के इसके संस्करणों की बात करें 2018, 2019, 2020, इन 3 वर्षों में इसके संस्करण आयोजित किए गए। चौथे संस्करण की बात करें अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें कि पुरस्कारों की घोषणा कब करी गई तो 25 अगस्त 2023 में इसकी पुरस्कारों की घोषणा की गई। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड, इसमें आपका आगरा 3rd नंबर पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, सो इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में पहला रहा आपका इंदौर, इसको पुरस्कृत करा गया, फिर सूरत, उसके बाद आगरा। इसको ISA इस नाम से भी आप याद रख सकते हो, ISA इंदौर, सूरत, आगरा। राज्यों के पुरस्कार की बात करें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का रहा इसके अंदर तीसरा स्थान। राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को ही तीसरा इसके अंदर स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टोटल अगर हम बात करें कितने स्टेशनों को इसके अंदर चुना गया है तो 1309 इतने टोटल स्टेशन है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 156 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चुना गया है, चिन्हित किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है 126 के साथ में, वेस्ट बंगाल 98 के साथ में, बिहार 92 के साथ में। 6 अगस्त 2023 को नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। सो ये अभी रखी गई है अगस्त 2023 में 508 स्टेशनों की आधारशिला, ताकि उनका पुनर्विकास किया जा सके। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। और ये जो 508 स्टेशन हैं ये 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 55 है, राजस्थान में भी 55 है, बिहार की बात करें तो बिहार में 49 स्टेशन हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल था जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा कि बुक के अंदर काफ़ी कुछ दे रखा होगा, मैंने एकदम शॉर्ट कर दिया है। जो कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उस सब कुछ को यहाँ पर समाहित करा गया है। इस PDF को आप बिल्कुल मतलब केयरफुली होकर आप पढ़ सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। जितना बेनिफिट आपको वो बुक देगी कई सारे घंटे पढ़ने के बाद, और उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको इस PDF के थ्रू मिलेगा। मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हो, वीडियोस के माध्यम से भी कर सकते हो। एक बार आप खुद से अगर चाहो तो आप बुक पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा कितना डिफरेंस है। ये PDF लाख गुना आपको बेहतर मतलब लगेगी जो ओरिजिनल PDF है। रीज़न बीइंग बहुत सारे अननेसेसरी लाइंस उसके अंदर इंक्लूडेड हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। अब कोर टाइम बचा है, इस टाइम पर रिसर्च करना, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा थॉरोली पढ़ना उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप जो पढ़ो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। ठीक है, और सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाएं। अगला जो आर्टिकल है इसमें है आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। सो इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य है वैश्विक रूप से स्वीकार होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना। यानी कि एक ऐसा सूचकांक बनाया जाए भारत के अनुरूप हो और ग्लोबली उसको एक्सेप्ट किया जाए। वैश्विक रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना, ये दो इसके मेन पर्पस हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो एक रिपोर्ट ये जारी करी गई। आगे बात करें इसका जो कार्यान्वयन या फिर इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो एजेंसी है या फिर नोडल संस्था है वो कौन है, तो वो है आपका नीति आयोग।
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर इसमें विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। सो इसमें 3 आयाम हैं, एक है आपका स्वास्थ्य, एक है शिक्षा, तीसरा है आपका रहन सहन का स्तर। और ये जो है इसमें डिवाइडेड है आपके 12 इंडिकेटर्स जिनके बेस पर इस पूरे सूचकांक का निर्माण किया गया है। आगे बात करें कि नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया था। नवीनतम रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 इस पर आधारित है, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये NFHS इस पर बेस्ड है जो अभी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है, यानी कि इसमें राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसके साथ साथ जिले स्तर पर भी बहुआयामी गरीबी की स्थिति का पूरा विश्लेषण किया गया है। अब इसमें जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो कि 2015-16 में जारी किया गया था और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के बीच जो जारी करा गया, सो इसके मध्य बहुआयामी गरीबी में जो चेंजेस हुए हैं उनको भी इसमें दर्ज किया गया है। अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि सारे के सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी को इसमें शामिल करा गया है और 707 जो प्रशासनिक जिले हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इसके मध्य सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बहुआयामी गरीबी है उसमें गिरावट देखने को मिली है। 2015-16 से 2019-21 के मध्य देश में 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें इसी पूरे ड्यूरेशन की 2015-16 से लेकर 2019-21 तक की, तो इसके दौरान बहुआयामी गरीबी से जो लोग मुक्त हुए जो इन टोटल 13.5 करोड़ हैं, उसमें अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, इसके बाद बिहार और उसके बाद मध्य प्रदेश। सो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इन तीनों का नाम याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग किन किन प्रदेशों से, टॉप 3 ऐसे कौन से प्रदेश हैं जहां से सबसे ज़्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, तो वो है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या 24.85% थी, जो कि 2019-21 में घटकर कितनी हो गई, 14.96% हो गई। इसका मतलब इन टोटल अगर हम देखें तो 9.89% इतने का डिफरेंस आया है, इतने की कमी दर्ज की गई है 2015-16 से लेके 2019-21 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक था इसके बीच में। इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी जो कि 32.59% थी 2015-16 में, वो घटकर 19.28% हो गई 2019-21 में। अगर सेम उसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसके दौरान शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें बहुआयामी गरीबी 8.65% से घटकर 5.27 हो गई है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2019-21 के मध्य भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य 0.117 से घटकर 0.066 हो गया है। भारतीय MPL यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है, ठीक है, MPI है ये, ठीक है, इंडेक्स 2023, इसमें सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जो 5 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश थे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी इतने लोग बाहर आए उसके बाद भी जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य हैं उसमें टॉप पर आपका बिहार आता है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश। इसके अलावा झारखंड और मेघालय भी है। केरल की बात करें, सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या इसी राज्य में है।
2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ये जो है बहुआयामी जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक है, जबकि पुडुचेरी में बहुआयामी गरीब जनसंख्या जो है सबसे कम है। सो ये आपको और पॉइंट याद रखना है कि यूनियन टेरिटरी में दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इसमें सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीब जनसंख्या है, लेकिन पुडुचेरी में सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में दर्ज की गई है। ये जो हमने अभी स्टार्टिंग में पॉइंट देखा था उसी से आपको समझ में आया होगा ये वाली चीज़। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के बीच में जो बहुआयामी गरीब जनसंख्या में कमी हुई प्रतिशत में, उसमें अगर हम शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो इसमें बिहार नंबर 1 पर, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर, उड़ीसा और उसके बाद राजस्थान 4 और 5 पर। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में परसेंटेज वाइज याद रखिएगा, 14.75% की इसमें कमी दर्ज की गई है बहुआयामी गरीब जनसंख्या में। इसके बाद उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जो 5 जिले हैं, जो कि 2019-21 के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले हैं इसमें आपका बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बदायूं है और सीतापुर है। वहीं बात करें न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले तो इसमें गाज़ियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है और हापुड़ है। वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ये स्पेसिफिकली याद रखिएगा, यहाँ पर बहुआयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक कमी 29.64% ये दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक एग्जैक्टली ये क्या कुछ है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपनी भारत विकास रिपोर्ट सूचकांक में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को वर्ष 2010 से ही शामिल कर रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत 3 आयाम जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रहन सहन का स्तर है, इसके आधार पर बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है। सो ये सब कुछ था इस आर्टिकल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वैभव फेलोशिप योजना की। अब ये जो वैभव फेलोशिप योजना है, सो इसको अगर आप पूरी तरीके से मतलब इसका पूर्ण रूप की बात करें कि इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप ज़रूर एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसको आप ज़रूर याद रखें। तो VAI, ठीक है, यहाँ पर क्या है VAI यानी कि वैश्विक, सो VAI SHWIK, तो यहाँ पे वैभव में VAI BHAV, सो जो VAI है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैश्विक को। वहीं अगर हम बात करें किसकी, BHA, ठीक है, BHA की, तो वैश्विक भारतीय, ठीक है, वैश्विक भारतीय, BHA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका भारतीय को। और V की बात करें तो ये आपका वैज्ञानिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर वैभव जो फेलोशिप है योजना है, इसमें वैभव की अगर हम बात करें तो इसमें VAI आपका वैश्विक को, BHA भारतीय को और V जो है वो वैज्ञानिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात ये होती है कि इस योजना को कब, कैसे और किसके लिए आयोजित करा। सो अक्टूबर 2020 में जो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया, आभासी रूप से हुआ था और इसमें प्रवासी और निवासी मतलब जो NRI हैं और जो इंडिया के ही लोग हैं वो सारे शोधकर्ता और जो शिक्षाविद हैं उनके लिए इसको आयोजित किया गया था। इसके बाद वैभव फेलोशिप योजना, इसकी बात करें तो इसको कब, किसने और किसके लिए शुरू किया गया। सो 28 फरवरी 2023 को जब आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है उस अवसर पर इसको जो है लॉन्च किया गया केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसमें भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना को यानी कि वैभव फेलोशिप योजना को लॉन्च किया गया। वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की बात करें, सो भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने के लिए, जो अभी हमने देखा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, तो उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की। और ये जो वैभव कार्यक्रम है इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी है वो कौन सी है या फिर नोडल एजेंसी, ये है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ये जो फेलोशिप है ये मूल रूप से भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी। यानी कि इसमें जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और जो मतलब प्रौद्योगिकी में रिसर्च कर रहे हैं उनको ये फेलोशिप प्रदान की जाएगी। उद्देश्य क्या है कि भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के अनुसंधान पारितंत्र में सुधार करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, जो चयनित वैभव फेलो होंगे इनको पहचाने गए 18 ज्ञान क्षेत्रों में काम करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब ये जो कार्य क्षेत्र हैं इसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी हो गई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गई और मशीन लर्निंग हो गई। यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल साइंस और डेटा विज्ञान, इस तरीके के 18 विषय हैं जिसमें कार्य करने के लिए या फिर जिसमें रिसर्च करने के लिए इनको जो है इस फेलोशिप को दिया जाएगा। आगे बात करें, वैभव फेलोशिप सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे। यानी कि जो वैभव फेलोशिप होंगे, जिन लोगों को जो रिसर्चर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं इनको ये फेलोशिप प्रदान की जाएगी, तो वो एक भारतीय इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल, जैसे कि आपका आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट उसकी ये पहचान करेंगे और एक वर्ष में 2 और अधिकतम 3 वर्षों तक इस संस्थान से वो संबद्ध रह सकते हैं। वैभव फेलो अपने भारतीय समकक्षों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्र में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविधियां प्रारंभ करने में मदद करेंगे जिससे वो संबद्ध हों। यानी कि अब ना सिर्फ ये उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे बल्कि वहाँ पर जो इंडियंस हैं उनको ये सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, ताकि वो और रिसर्च वगैरह कर पाएँ। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो है आपका माहिर, यानी कि मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो इसमें एम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मिशन को, ए एडवांस को, एच हाई को, आई इम्पैक्ट को और आर रिसर्च को। तो मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इसका शुभारंभ किया गया था जून 2023 में। लॉन्च करने वाला मंत्रालय है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इन दोनों ने संयुक्त रूप से माहिर यानी कि मिशन ऑन एडवांस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च इसको लॉन्च किया है। अगर बात करें इस मिशन की अवधि की तो 2023-24 में ये स्टार्ट हुआ है और 2027-28 तक चलेगा, इन टोटल 5 वर्षों के लिए। अगर हम बात करें मिशन के सचिवालय की तो ये आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है। प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना, यानी कि जो यहाँ पर विद्युत प्रौद्योगिकी है तो उसको और उन्नत बनाना और उसको जो है एक विनिर्माण केंद्र बनाना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ठीक है। इस मिशन की संरचना जो है 2 स्तरीय है। इसमें एक शीर्ष समिति है। शीर्ष समिति की बात करें तो ये समिति इस मिशन के तहत निर्मित होने वाली जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी हैं और जो उत्पाद हैं यानी कि जो प्रोडक्ट हैं उन पर विचार करेगी और अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करेगी। मतलब यहाँ पर जो भी अगर रिसर्च के लिए कोई प्रस्ताव आता है कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर अगर रिसर्च करना है तो उसके लिए अप्रूवल देना ना देना ये इस समिति का काम होगा और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री इनके द्वारा की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति की तो ये जो समिति है ये अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संभावित जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसकी सिफारिश और अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी, ये सारे काम रहेंगे तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति की। मतलब इसके द्वारा अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पर अनुमोदन करेगी, अपना बताएगी कि हाँ ये टेक्नोलॉजी है, इस पे आगे हम काम कर सकते हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं इनके द्वारा की जाएगी। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है ये है आपका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर इसको हर एक पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पर एक भी अननेसेसरी लाइन नहीं है, जो एग्जामिनेशन में आएगा सिर्फ वही है। सबसे पहली बात कि जारी कौन करता है तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI। हर साल इसको जारी किया जाता है। 2019 में पहली बार जब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है आपका 7 जून को, तब इसको जारी किया गया था। अभी इसका 5वां संस्करण है जो कि 7 जून यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इस पर इसको जारी किया गया। उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मामलों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मापन करना।
इसके बाद इसको जारी किया किसने, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको जारी किया गया। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्य, इसमें केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्लेस कौन सा रहा है इसके अंदर, 5th रहा है। ठीक है, सो ये हो गए शीर्ष 5 बड़े राज्य। वहीं अगर 3 छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा, मणिपुर और सिक्किम, ये 3 जो हैं छोटे राज्यों की कैटेगरी में आए हैं। अब इसमें छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम जो है वो आखिरी पायदान पे रहा। अगर कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़, ये शीर्ष 3 यूनियन टेरिटरी रहे और इस कैटेगरी में लक्षद्वीप जो है वो आखिरी पायदान पर रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई की। अब ये जो पीजीआई 2.0 है या फिर 2.0 है, ये 2021-22 में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, इनके लिए इसको जारी किया गया। अब बात होती है कि किसने और क्यों इस सूचकांक को डिज़ाइन किया है। सो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो पर्पस क्या है कि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए जाएं और उसमें जो है जो परिवर्तन आएंगे उसको उत्प्रेरक के रूप में मतलब यहाँ पर इसको जारी किया गया है। इसके पहले संस्करण की बात करें तो 2019 में इसका पहला संस्करण जारी करा गया। संदर्भ वर्ष क्या था इसका, 2017-18 जो पहला इसका संस्करण जारी हुआ। वर्ष 2021-22 के लिए पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संरचना को संशोधित किया गया है और इसका जो है पुनर्नामकरण पीजीआई 2.0 ये किया गया है। मतलब कई सारे चेंजेस आए हैं इन बिटवीन, इस वजह से इसका नाम बदला गया है। अब इसमें बात करें पीजीआई 2.0, इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी और पीजीआई 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया है। उच्चतम जो ग्रेड है वो क्या है, दक्ष है, और इसमें जो कुल 1000 अंक हैं उसमें से 940 से ज़्यादा जो अंक प्राप्त करेंगे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, उनको दक्ष की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन कोई भी इस बार जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाया। नेक्स्ट बात करें न्यूनतम ग्रेड जो कि आकांक्षी 3 है, जो 460 तक अंक प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया जाएगा। पीजीआई 2.0 में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। पीजीआई 2.0 इसमें केवल 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें पंजाब और चंडीगढ़ है, इसको प्रचेष्ट 2 स्कोर रेंज 641 से 700 ये ग्रेड प्राप्त हुआ है। देखते हैं यहाँ पर पीजीआई 2.0 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त ग्रेड 2021-22, दक्ष में किसी को प्राप्त नहीं हुआ, उत्कर्ष भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद अति उत्तम, ये भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। उत्तम की बात करें इसमें भी कोई शामिल नहीं है, प्रचेष्ट 1 में भी कोई शामिल नहीं है। प्रचेष्ट सेकंड की बात करें सो इसमें चंडीगढ़ और पंजाब इनको शामिल किया गया है। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर यहाँ पर देखा था, सो इस चीज़ को यहाँ पर ज़रूर याद रखें कि पंजाब और चंडीगढ़ जो है प्रचेष्ट सेकंड इसमें शामिल किए गए हैं। प्रचेष्ट थर्ड की बात करें तो इसमें गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु शामिल हैं। वहीं आकांक्षी 1 की बात करें तो आकांक्षी 1 में इसमें आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, ये सब किस में शामिल हैं, आकांक्षी 1 में। आकांक्षी 2 की बात करें तो आकांक्षी 2 में आपका असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश आकांक्षी 2 के अंदर शामिल किया गया है। आकांक्षी 3 की बात करें इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है ये है आपका NIRF इंडिया रैंकिंग 2023। ठीक है, सो ये जो रैंकिंग है, सबसे पहली बात तो यही आपसे पूछी जा सकती है कि इसको कब और किसने
मतलब किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी, NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 की। सो ये जो NIRF है, सबसे पहले तो बात यही कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 29 सितंबर 2015 को शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था, 2015 में। किसके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पहला संस्करण जो जारी हुआ वो अप्रैल 2016 में हुआ। 8वें संस्करण की बात करेंगे, 5 जून 2023 को जारी किया गया। अब 8वें संस्करण में 5 कैटेगरी के अंतर्गत जो उच्च शिक्षण संस्थान है, इनको रैंकिंग प्रदान की गई है। अब इसमें समग्र है, कॉलेज है, ये अलग अलग कैटेगरी हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की एक कैटेगरी है, अनुसंधान संस्थान की एक है, नवाचार की। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी हैं जिसमें जो शिक्षण संस्थान है उनको रैंकिंग दी गई। साथ ही कुल 8 विभिन्न विषय हैं जिसमें भी संस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई है। अब बात करें आगे इसमें। सो इंडिया रैंकिंग्स 2023 में पिछले संस्करण की तुलना में 3 विशिष्ट बदलाव किए गए। पहला, कृषि और संबद्ध क्षेत्र नामक एक नए विषय को शामिल किया गया। नवाचार श्रेणी में रैंकिंग पहली बार प्रदान की गई। वास्तुकला नामक विषय के दायरे में जो है विस्तार किया गया। तो ये 3 जो है स्पेसिफिक चेंजेस किए गए। कृषि और संबद्ध क्षेत्र एक नया विषय इसके अंदर ऐड किया गया। इनोवेशन या फिर नवाचार कैटेगरी में रैंकिंग पहली बार दी गई। और वास्तुकला नामक जो विषय है उसके दायरे में विस्तार किया गया है। इसके बाद समग्र रैंकिंग में लगातार 5वीं वर्ष 2019 से लेकर 2023 IIT मद्रास, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो समग्र रैंकिंग है। सो समग्र रैंकिंग में अगर 5 शीर्ष संस्थान की बात करें तो IIT मद्रास ये पहले नंबर पर है, IISc बेंगलोर सेकंड नंबर पर है, IIT दिल्ली थर्ड नंबर पर, IIT बॉम्बे 4th नंबर पर और IIT कानपुर 5th नंबर पर। तो यहाँ पर IIT कानपुर का नाम ज़रूर याद रखना है, 5वें नंबर पर आया है। शीर्ष पर आपका IIT मद्रास है। आगे इसमें देखें। सो इंडिया रैंकिंग्स 2023 में समग्र रैंकिंग में 10 शीर्ष स्थानों में उत्तर प्रदेश का केवल एक संस्थान IIT कानपुर है जो कि 5वें स्थान पर रहा है। विश्वविद्यालय कैटेगरी में टॉप पर कौन सा रहा आपका, IISc बेंगलोर। वहीं कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस दिल्ली का। इसके अलावा अनुसंधान श्रेणी की बात करें तो इसमें IISc बेंगलोर का रहा है। नवाचार या फिर इनोवेशन में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो आपका IIT कानपुर रहा है। इनोवेशन में भी IIT कानपुर रहा है, इसको याद रखना है। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इस विषय में जो शीर्ष स्थान रहा वो आपका IIT मद्रास रहा। प्रबंधन विषय की बात करें तो इसमें जो टॉप पर रहा वो आपका IIM अहमदाबाद रहा। फार्मेसी विषय में शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चिकित्सा विषय में जो शीर्ष संस्थान है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली का है। दंत चिकित्सा विषय में जो नंबर 1 पर रहा वो है आपका सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। विधि विषय में जो टॉप पर रहा वो आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। नेक्स्ट बात करें वास्तुकला एवं नियोजन विषय में जो टॉप पर रहा वो आपका IIT रुड़की रहा। और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विषय में जो शीर्ष पर रहा वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। सो इस तरीके से ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की जिसमें हम बात करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। सबसे पहले बात करें सेंट्रल विस्टा परिसर, इसकी परिकल्पना किसने की थी और इसको उद्घाटित किया गया। तो ब्रिटिश वास्तुविद यानी कि जो आर्किटेक्ट थे इसमें आपका एडविन लुटियंस थे और हार्वर्ड बेकर, इन्होंने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी और इसका उद्घाटन करा था 1931 में। अगर हम बात करें कि सेंट्रल विस्टा परिसर में क्या क्या शामिल है तो इसमें राष्ट्रपति भवन है, इसमें संसद भवन है, इसमें नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक हैं, इसमें अभिलेख कार्यालय है जो कि बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित हुआ। इसके अलावा इंडिया गेट स्मारक है, राजपथ है और आधिकारिक नाम इसका अब क्या हो गया, कर्तव्य पथ। और इसके दोनों ओर जो नागरिक उद्यान है, जो गार्डन बना हुआ है, ये सब कुछ सेंट्रल विस्टा परिसर के अंतर्गत आता है। भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक संसद भवन ये सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित या फिर लोकेटेड है।
आगे बात करें कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, 28 मई 2023 को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट उसको भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा जो कक्ष है उसमें स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में एक पवित्र सेंगोल इसको भी स्थापित किया है। अब ये तो काफ़ी चर्चा में भी रहा था सेंगोल, उसके बारे में भी जानेंगे। अब जो ये नया संसद भवन है इसकी डिज़ाइन अहमदाबाद गुजरात में एक आर्किटेक्ट कंपनी है, आर्किटेक्चर की फर्म है, जो उसका नाम क्या है आपका HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। ये जो हमारा नया संसद भवन है त्रिभुजाकार है, इसका शेप आपने देखा होगा, और ये 4 मंजिला है। इसमें 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की टोटल 888 888 सीट्स हैं। वहीं जब राज्यसभा की बात करेंगे तो इसमें 384 सीट्स हैं। और वहीं अगर नेक्स्ट बात करें कि लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा की बात करें तो इसका आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद ये स्थित है। इसके बाद बात करें सेंगोल की। अब सेंगोल के बारे में क्या कुछ है वो देख लेते हैं। सेंगोल, इसको एक तमिल अधिनम, ये धार्मिक मठ है, इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। इसकी लंबाई 5 फीट थी और इस पर सोने की एक परत जो है वो चढ़ाई गई थी और इसको जो है बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। अब जो है इसको यहाँ पर स्थापित किया गया लोकसभा अध्यक्ष की मतलब सीट के जस्ट पीछे। अब किसने और कब जो है नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको करवाई गई 28 मई 2023 को। इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। इसके शीर्ष पर भगवान शिव के जो पवित्र बैल है नंदी, इसको नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायार्जक यानी कि जो महापुजारी हैं उनके माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता है, मतलब जाता था। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें। उड़ान 5.2 राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, इसको कब शुरू किया गया? सबसे पहली बात ये तो 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को घोषित किया गया और ये जो उड़ान योजना है वो इसी जो ये पॉलिसी है, नीति है, इसी का एक प्रमुख घटक है। उड़ान का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका? उड़े देश का आम नागरिक। सो उड़ान योजना शुभारंभ तिथि अक्टूबर 2016 में पहली जो उड़ान भरी गई इस योजना के तहत वो अप्रैल 2017 में करी गई शिमला से दिल्ली के लिए। अब बात होती है कि उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक कितने चरण जो है उसको मंजूरी दी गई है, तो टोटल 4 चरण हैं जिनको मंजूरी दी गई। ये उड़ान 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 है। इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं और अब जो है ये आपका उड़ान 5.2 इसको भी लाया गया है। तो अब तक जो पहले लॉन्च करे गए वो 4 करे गए और जो है 5.2। अब जो 5.2 है इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य जो है उसको स्थापित करना है। इसके बाद आगे बात करें हेली शिखर सम्मेलन 2023 की, तो इसका उद्घाटन करा था ज्योतिबा राव सिंधिया ने। उद्घाटन स्थल ये खुजराहो मध्य प्रदेश रहा। हेली शिखर सम्मेलन 2023 ये 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान या फिर विमानन शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सो इसमें एक तो आपका केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय शामिल रहा इसके आयोजन में, हेली शिखर सम्मेलन, दूसरा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, तीसरा पवन हंस लिमिटेड और चौथा फिक्की। इसके बाद आगे इसमें बात करें जो उड़ान 5.2 योजना है, ये श्रेणी 1A जिसमें 9 सीट होंगे ऐसे विमान, और जो श्रेणी 1 है जिसमें 20 से कम सीटें रहेंगी, ऐसे छोटे विमानों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कराने पर केंद्रित है आपका उड़ान
5.2। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को दोस्तों अब यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिट आपको देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।